आज की इस वीडियो में हम सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स आपके साथ शेयर करेंगे और अपनी तरफ से कोई एनालिसिस नहीं होगी। सुपर पावर कौन नहीं बनना चाहता है। हर कंट्री की ख्वाहिश होती है कि वो सुपर पावर बने, मगर सुपर पावर बनने के लिए कुछ लवाजिमात होते हैं। दुनिया किसी भी कंट्री को ऐसे ही सुपर पावर नहीं मानती। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि इकोनॉमी मजबूत हो तो सुपर पावर बनने में आसानी होती है और इकोनॉमी की मजबूती के लिए इस कंट्री की आबादी यानी कंज्यूमर मार्केट बड़ी होनी चाहिए, जैसे कि अमेरिका और चीन के है। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट आजकल अपने लोगों को ये लॉलीपॉप दे रही है कि वो सुपर पावर बनने की अहलियत रखते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे ये डिस्कस करेंगे कि हिंदुस्तान सुपर पावर क्यों नहीं बन सका। सुपर पावर बनने के लिए 4 एलिमेंट्स का मेन किरदार होता है। इनमें सबसे पहला है इस कंट्री की कंज्यूमर मार्केट और इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ। अगर हम हिंदुस्तान के इस पहलू को देखें तो इस बात में कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान की कंज्यूमर मार्केट बहुत बड़ी है, मगर इस कंज्यूमर मार्केट का हिंदुस्तान को फायदे से ज्यादा नुकसान है, क्योंकि इस मार्केट में अक्सरियत ऐसे लोगों की है जिनके बाइंग पावर न होने के बराबर है, यानी वो मार्केट का हिस्सा होते हुए भी कुछ भी नहीं खरीद या बेच सकते हैं, क्योंकि वो लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं। और ये लोग इंडियन गवर्नमेंट के लिए इसलिए बोझ बनते हैं क्योंकि इनके लिए हर साल अरबों डॉलर्स की सब्सिडी देनी पड़ती है। और एक और नुकसान इस बड़ी आबादी का ये है कि हिंदुस्तान में लॉ एंड ऑर्डर हमेशा खराब रहता है, क्योंकि ज्यादातर इंडियन पॉपुलेशन अनपढ़ है और अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए लूट मार और रेप और चोरी जैसे संगीन जराइम में मुलवस होते हैं। इसीलिए हिंदुस्तान में हर मिनट में कम से कम 30 लड़कियों का रेप होता है। इसलिए दुनिया के हर कंट्री ने अपने खवातीन टूरिस्ट को हिंदुस्तान जाने से रोकने की कोशिश करती है। और इसकी एक और वजह यह भी है कि हिंदुस्तान में अकलियतों के अलावा निचली जात के हिंदुओं को भी हमेशा मजालिम का निशाना बनाया जाता है और इनको हर फील्ड में दाखिल होने से रोका जाता है। हिंदुस्तान की सिर्फ 23% आबादी के पास मुकम्मल आजादी है, जबकि 77% पॉपुलेशन को किसी न किसी तरीके से साइड कर दिया गया है। ये तो थी कंज्यूमर मार्केट्स की एनालिसिस। अब आते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ। इंडस्ट्रियलाइजेशन के मामले में हिंदुस्तान का ये आलम है कि सिर्फ चंद हिंदू बिजनेस मैनों के अलावा किसी भी दूसरे मजहब या निचली जात के हिंदू कौम से ताल्लुक रखने वाले छोटे से छोटे बिजनेसमैन से इनकी जायदादें ऊंची जात के हिंदुओं को ट्रांसफर करने की कोशिशें की जा रही हैं, जिसकी वजह से हिंदुस्तान में पिछले 5 सालों में 17% एस्टेब्लिश्ड बिजनेसेस बंद हो चुके हैं, जबकि 35% ऐसे इन्वेस्टर्स अपने बिजनेसेस को बंद करके जा चुके हैं जो अभी सेटअप के इब्तिदाई मराहिल में थे। और नई इन्वेस्टमेंट रेशो खतरनाक हद तक गिर चुका है, जो मोदी सरकार अपने ही लोगों से छुपाकर आर्टिफिशियल फिगर्स को बनाए रखने की कोशिश कर रही है। इस बात का इजहार इंडियन स्टेट बैंक के गवर्नर मोदी के फाइनेंशियल सेक्रेटरी समेत कई इकोनॉमिस्ट कर चुके हैं। अब बात करते हैं मिलिट्री के बारे में। किसी भी कंट्री को सुपर पावर बनने में इस कंट्री की मिलिट्री का अहम किरदार होता है, या आप यूं भी कह सकते हैं कि किसी भी कंट्री को सुपर पावर बनाने में मिलिट्री का निहायत ही अहम किरदार होता है। मिलिट्री की सलाहियत को जानने के 2 आसान से पैरामीटर्स हैं। एक ये कि इस कंट्री की मिलिट्री के पास कितनी एडवांस जंगी साजो सामान है, और दूसरा ये कि इस कंट्री की एजेंसीज की ऑपरेशनल एफिशिएंसी कितनी है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी से मुराद ये कि वो आर्मी किस हद तक कामयाबी और नतीजेखेज ऑपरेशंस करती है। अगर हम हिंदुस्तान की मिलिट्री की बात करें तो इस मामले में शायद इथियोपिया की मिलिट्री इनसे बेहतर हो, क्योंकि खुद हिंदुस्तान में से ही एक नहीं कई डिफेंस स्पेशलिस्ट का कहना है इंडियन आर्मी के पास 70% जो जंगी साजो सामान है वो नाकारा हो चुका है, यानी बहुत पुराने जमाने का है, जिसका इस दौर में कोई रोल नहीं। और जो बकिया थोड़ा कुछ जंगी साजो सामान है, इससे इंडियन आर्मी मुश्किल से 5 दिन तक जंग लड़ सकती है। और जंगी आलात की तैयारी के मामले में हिंदुस्तान की सनतों को आलमी मंडियों में शुमार नहीं किया जाता है, और कोई कंट्री हिंदुस्तान से जंगी आलात इसलिए नहीं खरीदता क्योंकि इनके मयार दुनिया के बेहतरीन सनतों में होता है। मैं ये जो फैक्ट्स आपको बता रहा हूँ, इनको आप इंटरनेट से एक एक बात को वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब आते हैं इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में। इनमें जो सबसे मशहूर इंटेलिजेंस एजेंसी है वो है रॉ। ये एजेंसी पिछले कई सालों से तनज़्ज़ुली का शिकार है। पिछले साल इनको इंटरनेशनली दुनिया की 5वीं बेहतरीन एजेंसी समझा जाता था, इस साल 6ठे नंबर पर है। और इसी तरह तरक्की करती रही तो ये एजेंसी शायद अगले 1-2 सालों में सबसे बेहतरीन एजेंसी बनने से कोई नहीं रोक सकता, जबकि इसके मुकाबले में अक्सर मुल्कों की एजेंसीज में बेहतरी आई है
जैसे कि पाकिस्तान की ISI पिछले कई सालों से पहले नंबर पर मौजूद है। इस बात को भी आप इंटरनेट से वेरीफाई कर सकते हैं। रा की तनाजुली की एक बड़ी वजह यह भी है कि मोदी सरकार रा को पिछले कई सालों से एक लोकल पुलिस की तरह इस्तेमाल कर रही है, जिसकी वजह से इसमें काम करने वालों में आपस में शदीद इख्तिलाफात पाए जाते हैं, जैसे इनकी आर्मी में पाए जाते हैं। अब आते हैं अगले फैक्टर की तरफ। किसी भी कंट्री को सुपर पावर बनने के लिए ये भी जरूरी होता है कि इस कंट्री में पीस कायम हो। इस लिहाज से हिंदुस्तान दुनिया का गैर महफूज तरीन कंट्री में शामिल होने जा रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अकलियतियों और निचली जात के हिंदुओं पर मुश्तमिल है और मोदी सरकार का ये अज़म है कि इस बड़े आबादी के हिस्से को 2020 तक हिंदुस्तान से खत्म कर दिया जाएगा, जिसके कुछ इशारे आसाम और कश्मीर में नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ हिंदू सिखों को भी हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं समझते हैं, जिसकी वजह से खालिस्तान और इस जैसी अलहदगी पसंद तहरीकों में तेजी आ रही है, जो अगले चंद सालों में हिंदुस्तान को अदम इस्तेहकाम और इंतशार की तरफ धकेल देगी। इन ख्यालात का इजहार सहाफियों और साबिक जजों ने कई दफा किया है। इन तमाम हालात को मद्देनजर रखते हुए हिंदुस्तान का सुपर पावर बनने का ख्वाब पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा है तो कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही काफी है। कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।